ओके जी, ये पेपर सॉल्व करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, प्लॉट अ पार्ट ऑफ अ कूलिंग कर्व फॉर वाटर इज शोन। अच्छा जी, ये 100 सेल्सियस के करीब इधर है, ये 0 के करीब एक्स पॉइंट है, और वाई भी 0 पे ही है। अच्छा, ठीक है। व्हाट इज द अकरिंग बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई? जी बेटा, 0 से नीचे तो ये सॉलिड होता है, और 0 से ऊपर ये लिक्विड होता है। तो ये जो हमारा एक्स और वाई, ये बेसिकली 0 टेम्परेचर ही है। तो एक्स और वाई पे क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या कहते हो? जी मोइस, सर आइडिया क्या है आपका? देखो, पहला अपना ऑप्शन डी देखते होगा। हैं। स्टीम इज कंडेंसिंग इनटू वाटर। स्टीम क्या होती है? यानी गैशियस स्टेट, वो वापस पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो गैशियस स्टेट ही नहीं है ना, एक्स। राइट, एक्स और वाई। ऐसे। पहला ऑप्शन गलत हो गया। टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग। एक्स और वाई दोनों 0 सेल्सियस वाले हैं, राइट। यस सर। ठीक है जी, ये भी गलत हो गया। आइस इज मेल्टिंग। मेल्टिंग होती एक्स से ऊपर की तरफ, ये रीजन होता मेल्टिंग वाला अगर ऊपर जा रहा होता। तो रह गया डी, पार्टिकल आर लूजिंग हीट टू द सराउंडिंग। यस, एक्स से वाई, क्योंकि वाई से आगे सॉलिड। जब वो लिक्विड से चीज सॉलिड जाएगी तो उसने कंपैक्ट होना है, ठंडा होना है, फ्रीज होना है, तो उसने हीट को लूज करना है। सो आंसर वुड बी डी फॉर दिस आंसर। ठीक होगी बात? कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें जी। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट क्लीन ड्राई एयर आर करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट क्लीन ड्राई एयर आर करेक्ट? एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ओनली। ये नहीं सिर्फ सर। एलिमेंट्स का मिक्सचर होती है या इसमें कंपाउंड भी होते हैं कोई? कंपाउंड भी होते हैं। ये ऐसे CO2 गैस होती है, वो कंपाउंड है, तो पहली बात गलत हो गई। इट इज मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये बात तो ठीक हो गई। इट कंटेन ओनली नॉन मेटल्स। तो एयर में मोस्टली नॉन मेटल्स ही होते हैं। मेटल्स क्योंकि हैवी डेंसिटी वाले होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो वो जमीन के अंदर या पहाड़ों में मौजूद होते हैं। ओके, ओके सर। तो ये हो गया आपका आंसर 2 और 3। तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो एक्सप्लेनेशन में, वो आपने पूछते रहना है, ठीक है जी। ठीक है सर। Okay, a representation of an atom is shown. What is the nucleon number of this atom? तो न्यूक्लियन नंबर मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीजें मौजूद हैं। तो न्यूक्लियन नंबर होता है दो चीजों का सम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप काउंट कर सकते हो। तो लेट हिम काउंट और बताएं कितने। 13। 13। यस सर। तो क्या बाइफर्केशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की? कितने प्रोटॉन थे, कितने न्यूट्रॉन? प्लस वाले कितने? प्रोटॉन है और बाकी तो वाले 6। न्यूट्रॉन है। चल, तो 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। okay, the percentage abundance of three isotopes in a sample of neon are shown। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या हो गया जी? ये परसेंटेज, द relative atomic mass of the sample of neon, ये कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया है? सर परसेंटेज अबंडेंस से तो नहीं। यस, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई प्लस प्लस, यहाँ प्लस आएगा। सिमिलरली इसी तरह ये फार्मूला चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हम इसको कर लेते हैं। पहले होगा 90.48 मल्टीप्लाई बाय 22। ये आप कैलकुलेटर लें, इसको करें और मुझे बताएं। फिर आ जाएगा प्लस 0.27 मल्टीप्लाई बाय 21, प्लस प्लस क्या आएगा, 9.25 मल्टीप्लाई बाय 22 22। ओवर 100। क्या आंसर होगा? ये मेल में सर ट्वेंटी इन पॉइंट सबको वन करना है इंडिविजुअल बताना है। देखिए जी, टोटल आंसर आई गेस ये आना चाहिए, क्योंकि इसका होता तो ये है 20.19, इसके करीब आएगा। ठीक है, वेरीफाई सर करके ट्वेंटी बताएं, फिर पॉइंट हम वन आगे एट आ चलते रहा है। हैं। सर 20.187 आ रहा है। हाँ, 18 राउंड ऑफ 19, ठीक है।
Okay, potassium reacts with iodine to form potassium iodide. Potassium reacts with iodine to form potassium iodide. Okay, ये हो गई इक्वेशन. Which statement about potassium iodide is correct? तो पोटाशियम और आयोडाइन में को क्या हुआ होगा? पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है और आयोडाइन को देना है. पोटाशियम मेटल है, आयोडाइन नॉन मेटल है. ओके, ओके सर. ठीक है जी. ईच पोटाशियम एटम शेयर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या ये बात ठीक है? नहीं सर. गलत हो गई. इन पोटाशियम आयोडाइड पार्टिकल्स ऑफ पोटाशियम हैव मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन. तो अब ये चेक कर लेते हैं. पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 39. वैसे भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होते हैं? इक्वल. इक्वल. प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. अच्छा, पोटाशियम आयोडाइड हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज कोवलेंट कंपाउंड. क्या ये बात करेक्ट है? नहीं सर. तो फिर तो ये रहेगा. पोटेशियम आयोडाइड हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज एन आयोनिक कंपाउंड. सर इसका वो नहीं होगा ओ पार्टिकल्स ऑफ हो, पोटेशियम. एक बात गलत कर दी ना. ये जो थी स्टेटमेंट, ये भी गलत जी हो गई. सर. ये उसने पूछा है, हमने गलत कर दिया. पोटेशियम आयोडाइड में, पोटेशियम आयोडाइड में वो कहता है इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स. ओके ओके. पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? क्या नाम है? 19. 19. और आयोडाइन का एटॉमिक नंबर क्या है? हम इसको देख लेते हैं. आयोडाइन का एटॉमिक नंबर आयोडाइन का एटॉमिक नंबर है 53. तो कितना बन गया? 53 प्लस 19. प्रोटॉन्स कितने हो गए? फिर 72. हम्म. और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सर पोटेशियम और उसके ऐड करते हैं. वो भी तो सेम ही होने चाहिए. पोटाशियम और आयोडाइन में. ओहो, यस. सर वो पोटेशियम लूज ईच कर देगा पोटाशियम ना. है. राइट राइट राइट. सॉरी, बिल्कुल ही इसको मिसअंडरस्टैंड किया है मैंने. सॉरी. अब हम इसको बिल्कुल क्लियर, क्योंकि पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है यहाँ पे. ठीक है. तो पोटाशियम में 19 प्रोटॉन्स होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पोटाशियम आयोडाइड कंपाउंड में. जबकि आयोडाइन में 53 प्रोटॉन्स होंगे और 54 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओ माय गॉड, इस जुमले को दोबारा पढ़ें. इन पोटाशियम आयोडाइड पोटाशियम हैव मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन. ऐसा क्यों है? क्योंकि पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है. ओके, तो ये इसका आंसर बी है और इसकी रीजन भी ये है. क्लियर होगी बात? जी सर. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ना इसकी रीडिंग का जो इंटरप्रिटेशन थी ना वो हमारी गलत हो गई. चले जी. विच सब्सटेंस हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? जी बेटा, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है मेथनॉल. जी, सर मेथनॉल. मेंथनॉल. क्यों? सर बाकी सबके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड एक इसकी रीजन, और स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जॉइंट नहीं है. ठीक है, ये दो रीजंस हैं इसकी. क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कोवलेंट है मगर इसका जॉइंट स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ऐसा ही सिलिकॉन ऑक्साइड का हाई मेल्टिंग. ग्रेफाइट भी जॉइंट स्ट्रक्चर है. सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है. तो बाकियों की रिजेक्ट होने की रीजन ये हो गई. ओके. ओके द सर. डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एथेनोएट. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल? तो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4. 4. और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. C4H8. O कितने हैं? 2.
तो ये कहाँ ठीक हो रहा है, C4H8 2, बी। यही है ना? यस सर। चले, गुड हो गया। A hydrocarbon contain 85% carbon by mass. What is empirical formula? कैसे निकाला जाता है भाई empirical formula? अरे क्या बोलते हैं। सबसे पहले क्या हाँ करेंगे हम, 85.7 और यहाँ सर, माइनस करते हैं 100 से। 100 में से ये माइनस करें, कितना आ जाएगा, 14.3। ठीक है, क्योंकि इसने लफ्ज बोला है ना हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब है इसमें दो चीजें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन अगर 85.7% है तो हाइड्रोजन कितना हुआ, जो बाकी 14.3 बन गया। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे किस पे डिवाइड करते होते हैं, डिवाइड 100। बाय AR। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का H का 1 है, तो ये तो 14.3 आएगा। इधर क्या आएगा बच्चा, 7 पॉइंट क्या आएगा ये बताएं, कैलकुलेटर रखा हुए पास? जी जी सर, 7.14। 7.14। अब आ गया जी दूसरा स्टेप। स्टेप नंबर 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो इनमें से लीस्ट वैल्यू है 7.14, तो दोनों को 7.14 पे डिवाइड कर देते होते हैं, जितने भी हों, दोनों तीनों जो भी होते, तो ये आ जाएगा 1, ये ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला, C1H2। ओके, ठीक है सर। समझ आ गई? तो क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए, पहले आपको परसेंटेजेस को या उसको किस पे डिवाइड करना है, हाँ AR। एटॉमिक मास पे, मॉलिक्यूलर मास में नहीं। यानी हाइड्रोजन के लिए H2 नहीं लेना, यानी टू ऑक्सीजन के लिए O का एटॉमिक मास 16 लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट, द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड containing element X is Na2X2O3. The relative formula mass is 158. What is the relative atomic mass of X? कैसे निकालेंगे जी, सर इक्वेशन टाइप एन। बना के निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। Na2X2O3 टोटल किसकी इक्वल है, 158। अब हमें किसका पता है, हमें पता है जी सोडियम का, पीरियोडिक टेबल बताता है इसका 23 है। एक्स का हमने फाइंड करना है, इसको 2x कर दें, प्लस 3 × 16 इक्वल टू 158। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 2x प्लस 48 इक्वल टू 158। सो 2x इक्वल टू, आप 158 माइनस 48 माइनस 46, क्या आंसर बचता है? 64। जी सर तो बेटा, 32 हो जाएगा। सर 60 64 बचता है। 4। 4, x इक्वल टू 32। 32। तो ये आपका ए ऑप्शन है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अच्छा, डाइल्यूट एक्वस पोटाशियम क्लोराइड KCl is electrolyzed using platinum electrode. Which row identify the product at each electrode? तो KCl एक्वस है, मतलब इसमें कौन कौन से आइंस होंगे, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और वाटर की तरफ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड्स ऐसे होंगे जो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड कैथोड, और दो ऐसे होंगे नेगेटिव वाले जो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड एनोड। गॉट इट? एनोड पॉजिटिव है, ओके। कैथोड नेगेटिव है, तो अपोजिट आइन अट्रैक्ट होंगे। तो जी बेटा, आपके ज़हन में कैथोड और एनोड पे सिलेक्शन होनी है, इन दोनों में से एक प्रोड्यूस होगा और एनोड पे इन दोनों में से एक प्रोड्यूस होगा, Cl नेगेटिव। तो क्या ख्याल है आपका, कौन सा कहां प्रोड्यूस होगा? K पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव विन करेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और एनोड पे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से ऑक्सीजन। OH नेगेटिव विन करेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है सर। ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर अगर यहां KCl की बजाय कॉपर का आ जाता, कॉपर का, तो फिर कॉपर प्रोड्यूस होता।
क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक अच्छा है जी। सर। फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन है बच्चे, concentrated aqueous copper chloride is electrolyzed using copper electrode as shown। ठीक है जी। इसमें कॉपर क्लोराइड है, कॉपर इलेक्ट्रोड हैं। व्हाट हैपेंस टू द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, ये तो कौन से इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज होता है और कौन से का डिक्रीज होता है? जी बेटा। हाँ सर, पॉजिटिव का डिक्रीज होगा और नेगेटिव का इंक्रीज होगा। डी यस, है। ये ठीक है। क्योंकि एनोड पे ठीक है। ऑक्सीडेशन होती है तो वहां से मैस कॉपर आयन जो है ना वो रिलीज हो रहेंगे एज अ पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव पे कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहे होंगे गेन करने के साथ साथ, ठीक है जी। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ फोर डिफरेंट रिएक्शंस आर मेजर्ड, विच रिएक्शन इज लीस्ट एक्सोथर्मिक? जी बेटा। सर डी होगा। डी। सर क्योंकि एक्सोथर्मिक है और डी है, और काम डी है। ओके, और ये सबसे मैक्सिमम एक्सोथर्मिक ये हुआ, जी सर। ठीक है। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? कैसे पहचानोगे इसको? देखो ये मॉलिक्यूल है Cl2, तो Cl का मॉलिक्यूल है, मतलब Cl बॉन्ड है, और ये अलग हो गया। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कब होगी? जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ेगी, तो ये तो हो ही एंडोथर्मिक गया। ओके। ओके सर। तो अच्छा, बाकियों को देख लेते हैं। अब ये याद रखने वाली चीजें हैं। CH4+O2, ये जो आप बात कर रहे थे कंबस्शन, ये कंबस्शन रिएक्शन है। हम कभी भी आग किस लिए लगाते हैं? ताकि उसमें से हीट रिलीज हो और हमें मिले, ये सर्दियों में जाए। तो ये एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑलवेज कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। अच्छा, सी जो है बेटा वो एक अपोजिट है। सी बॉन्ड ब्रेकिंग है, सॉरी, ए बॉन्ड ब्रेकिंग था और सी बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा वो भी एक्सोथर्मिक होती है, अपोजिट हो गया ना। बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और बॉन्ड बनेगा जब भी, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, उसका अपोजिट हो गया। अच्छा जी, ये हो गया पोटाशियम, और ये विगोरस रिएक्शन होता है मेटल्स का, सोडियम का, पोटाशियम का, जो ये हीट को रिलीज करते हैं, ठीक है। इस वजह से सोडियम को और पोटाशियम को, सोडियम को स्पेशली कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। एनी हाउ, लो जी, कैलकुलेशन का आ गया जी। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हो गई बेटा मीथेन, ये ऑक्सीजन सी। इसको ना जरा मैं एलेबोरेट करके लिखता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। CH4+ लिखा हुआ है बेटा 2O2, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की दो दफा डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स हैं, और हर मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होता है। CO2, वो इसका बॉन्ड्स ये होते हैं, प्लस वाटर। वाटर का मतलब ये इक्वेशन समझ आई? ये मैंने इस इक्वेशन की एलेबोरेटेड फॉर्म लिखी है, ओके। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? इसका तरीका ये है कि आपने लेना है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, काउंट कर ले, 1 2 3 4। 4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं रिएक्टेंट्स के? 2। अच्छा, इधर से C O बॉन्ड कितने? 2। तो अच्छा, OH बॉन्ड कितने हैं? दैट्स अ ट्रिकी वन। सर चार। 4। वेरी गुड, गुड शॉट। ओके जी। अब आपने वैल्यूज बतानी है। 4 × CH बॉन्ड हो गया 410, 2 × ऑक्सीजन बॉन्ड कितना हो गया? 496। और जी इधर से सर। प्रोडक्ट्स की 2 × CO बॉन्ड 805, 4 × OH बॉन्ड, OH कितने? 460। जी बच्चे। सर, जी मोइस। सर मैं कह रहा था 3 मिनट दे सकते हैं मैं सर, 1 सेकंड आया। जी जी, आ जाए आ जाए। अच्छा,
इसकी जब बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, ये इसका फॉर्मूला है एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब आपके ये जो मैंने रिएक्टेंट्स की कैलकुलेट की हुई है ना, ये देखें, जो जैसे आपको समझ आई बॉन्ड्स की, ये 2632 बनी है, प्रोडक्ट की ये, तो ये आप करेंगे 2632 माइनस 3450। अब यूं कर लें या इससे भी ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, इसके साथ माइनस आना है। अब आप इसको जो है ना अगर करेंगे तो ये आता है -818 किलो जूल/मोल, ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, तो उनमें आपने रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करना है। जहां तक बात रही एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक नेगेटिव होते हैं, एंडोथर्मिक पॉजिटिव होते हैं। एक्सोथर्मिक के साथ माइनस आता है साइन। जी बेटा, आप पूछें, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर, नो चले, कंफ्यूजन। गुड शॉट। ओके जी, रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट इन 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स। So 2 different concentration of hydrochloric acid are used, but temperature is same in both experiment. Okay, एक में 1 मोल पर डीएम क्यूब है HCl, दूसरे में 2 मोल। तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आ रहा है बेटा, सर क्या 1 कहते वाले हैं का या जिसमें, 2 वाले का? सर जिसका वो ज्यादा है, 2 मोल पर 2 है, डीएम क्यूब वाला। जिसकी कंसेंट्रेशन, ना सिर्फ उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, बल्कि अमाउंट ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस हुई है टोटल, वो भी ज्यादा हुई है। ठीक है। ठीक है सर। और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है उनमें कोलिजन भी हायर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा है ना, कंसंट्रेशन, कोलिजन हाई होता है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो फिर क्या होगा, कोलिजन तो हायर होगा ही होगा, और कोलिजन एनर्जी ए में होगा। जी बेटा, ए जी पार्ट ए बेटा, होगा। इसके आंसर्स देखें ना, क्या समझते हैं कौन सा होगा? सर ए ही होगा, क्योंकि कोलिजन ये होगा। एनर्जी तो वही होगी। कोलिजन एनर्जी तो उतनी रहनी है ना जो मॉलिक्यूल्स की होती है, हर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक है। हाँ, कोलिजन रेट जो है वो हायर हो जाएगा 2 मोल पर डीएम क्यूब में, स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे। ओके जी, इक्विलिब्रिया की तरफ से आ गया क्वेश्चन। द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड into nitrogen dioxide is a reversible reaction. The equation for the reaction is shown. The forward reaction is endothermic. Okay, ये endothermic reaction है. Which rows shows the effect of position of equilibrium and the rate of reverse reaction when the temperature is increased. Endothermic हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाते हैं, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाते होते हैं, और फॉरवर्ड जब जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होती है टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस को जब हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वो फॉरवर्ड जाते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट की तरफ चली जाती है। ये इसका कोड है, सॉरी, ओके, सर एंड द टेम्परेचर, राइट 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 की तरफ। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट की तरफ चली जाएगी। तो क्या आंसर बनता है जी कि इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपने क्या किया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो क्या हो गया जी, रेट ऑफ रिवर्स यस सर। रिएक्शन इंक्रीजेज एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स टू राइट। ठीक ओके। है सर। इसमें ना एक जो है ना छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड पहले ही की हुई है, ये जो है ना इनको समझने के लिए कि एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड होते हैं, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड होते हैं, इन दोनों का ना क्रॉस, इसको सुन लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ ब्लास्ट फर्नेस iron 3 oxide is converted to iron and carbon monoxide and is converted into carbon dioxide. Iron and carbon monoxide converted to, ठीक है जी। What happens to each of these reactants? Both iron oxide and carbon monoxide are oxidized. हाँ जी, ये हमने कल शायद कर रहे थे इसके बारे में, रिडॉक्स, यस रिसेंटली। तो यस इसको सर। करके देख लें, ये 0 हो गया आयरन, राइट मोइज। जी सर। तो Fe पे यहाँ क्या चार्ज है, ये हो नेगेटिव। गया -6, तो ये हो जाएगा +6, यानी ईच आयरन पे +3।
तो +6 से ओवरऑल 0 की तरफ गया है, +3 से 0 है यानी कि आयरन, तो +3 से 0, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ है आयरन में? रिडक्शन। रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हुए और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुए? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो कौन सा ऑप्शन बन गया जी? डी। डी हो गया। ये क्लियर हो गई बात ये भी? जी सर। Which row describe what happens to the Fe2 plus ions when they are oxidized? जब डायरेक्टली डी Fe2 हो। प्लस ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या बन जाएगा, क्या करेगा? सर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन लूज नंबर। करेगा और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? Fe2 प्लस के बाद Fe1 हो जाएगा, +1 या Fe+3? इंक्रीज होगा डिक्रीज? +3 हो जाएगा। यस, इंक्रीज हो जाएगा और Fe+3 हो जाएगा। गुड हो गया। ओके, इन विच रिएक्शन डज एन एसिड रिएक्ट विद बेस? हाँ जी, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है? जज करें। सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू मैग्नीशियम, तो ये तो रिएक्शन हुआ एसिड प्लस मेटल। मेटल। ओके। दूसरा, सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड, ये हो गया एसिड प्लस सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू कॉपर 2 सल्फेट, एसिड प्लस कॉपर सल्फेट भी सॉल्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम सल्फेट, ये वैसे तो फिर ये हो सकता है क्योंकि अमोनियम इटसेल्फ जो है वो बेसिक है, तो ये आपका डी होगा डेफिनेटली, एसिड प्लस बेस। ओके। ओके सर। ओके जी, विच एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस? विच एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड, ये आपका वही जो कोड है लंबर और रोना से हेल्प होगी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कौन सा होगा जी? सर सल्फर। ओए माय गॉड, विच रिएक्ट्स विद द बेस, पक्की बात है? सल्फर ही होगा ना सर, ठीक है। विच एलिमेंट, क्योंकि सल्फर ने बनाना है SO2 और वो बेस रिएक्ट करता है, SO2 जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है और एसिडिक होता है। ठीक है जी। ठीक है सर। विच मैथड इज यूज टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट? जी, अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है, सर ये प्रेसिपिटेशन मेथड। precipitation, yes, using 2 aqueous solution. The noble gases are in group 8 of periodic table. Some properties, oh my god, noble gases की कुछ properties दी हुई हैं। Which row identify the trends in boiling point and density as group 8 is descending? तो क्या होता है जी इसके boiling point का trend और density का? सर बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? देखो, हीलियम टॉप पे, फिर नियोन होती है, फिर आर्गोन होती है, फिर क्रिप्टॉन होती है। तो टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है, तो ऑप्शन हम लगा लेंगे ज्यादा वाला, बी। ठीक है। ठीक है सर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर शोन, ओ माय, some properties of element R are shown: melting point 98, boiling point 883, reaction with cold water, hydrogen gas, reaction heated with oxygen burns to give a white solid. जी, तो in which part of periodic table R is found? अगर हाइड्रोजन गैस देता है तो फिर वो मेटल तो होगा ही ना। मेटल। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रुप 8 एलिमेंट तो गया और ग्रुप 7 भी गया। अब कौन सा रह गया जी जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तेरे ग्रुप 1 का होगा। ग्रुप 1। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। यही बहुत रिएक्टिव होते हैं और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते, ट्रांजिशन एलिमेंट कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, जैसे आयरन है, गोल्ड है, ये नहीं करते। विच पेयर ऑफ कंपाउंड शोज दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन सा होगा जी?
जैसे इसमें देखें ना, Cr2O3 और Cr B3, इधर ही से साबित हो जाएगा। Cr पे +3, Br पे -1 × 3 -3, यहाँ क्रोमियम पे +3 है। अच्छा ओ सॉरी, इस पे भी वही बात होगी, -2 × 3 -6, क्रोमियम ये हो जाएगा +3। तो यहाँ तो क्रोमियम की सेम है। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें क्रोमियम में डिफरेंट आ रही हो, वो हम देख लेते हैं। आई गेस ये मिल जाएगी। FeCl2, आयरन पे क्या चार्ज बनता है बेटा? +2, और क्लोराइन पे बनता है -1 2। और Fe2O3 में -2 × 3 बेटा -6, ये हो जाएगा +3 × 2 +6। तो क्या फर्क आया, यहां आयरन पे +3 है, यहां आयरन पे +2 है। तो उसने कहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो शो करता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो दैट ऑप्शन इज सी। ओके, ओके सर। चले जरा ब्रेक करते हैं, और ब्रेक के बाद जो है ना 25th MCQ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके, MCQs number 25. The list gives the order of some metals and hydrogen in the reactivity series. Metal X is also included. Okay जी, मेटल X जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो हाइड्रोजन से नीचे होता है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता होता है। इसका मतलब एक्स और कॉपर रिएक्ट नहीं करते एसिड से, ठीक है जी। और क्या कहता है, ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय द कार्बन। तो जी अब आप बताएं क्या होगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि ए और बी में से होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। जी बेटा, तो जो नीचे होते हैं वो कार्बन से रिड्यूस हो सर होंगे। सकते हैं। ओके, और जो ऊपर चले जाएंगे वो रिड्यूस नहीं होते जो कार्बन से। ओके, when zinc is added to aqueous solution containing magnesium ion, there is no reaction. Which species has a greater tendency to lose electron? हाँ जी, ये लिस्ट ऊपर दी भी हुई है। जिंक और मैग्नीशियम में से किस में ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की? जी बेटा, मैग्नीशियम सर। यस, मैग्नीशियम में। और सर यहाँ ए होगा। यप। Which gas in the air is needed for iron to rust? जी बेटा, वेरी इजी। ऑक्सीजन। वेरी गुड। Which coating prevents the iron from rusting when the coating is damaged? सर जिंक। जिंक, गुड वन। जिंक कोटिंग ये जो हमारे सुई गैस के जो पाइप्स होते हैं इन पे भी हुई हुई होती है। Why is limestone added to the blast furnace? लाइमस्टोन क्यों ब्लास्ट फर्नेस में ऐड किया जाता है? ये स्लैग बनाने के लिए, इंप्योरिटी से रिएक्ट करता है और स्लैग बनाता है। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, द फ्लो चार्ट शो स्टेजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिवर वाटर टू प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर। ओके, रिवर वाटर, सेडिमेंटेशन टैंक, स्टेज जे के और ड्रिंकिंग वाटर। तो स्टेज जे और के क्या होंगी? जी आइडिया, क्या आइडिया आपके पास? सर देखो, के तो हमेशा सेकंड लास्ट जो होती है ना, बिल्कुल लास्ट में, सॉरी, वो तो क्लोरीनेशन होती है, ये तो हमेशा सर याद रखें। तो जे क्या होगी? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है? सर सी वाला। सी वाला। ओके जी, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन। ओके, नेक्स्ट है जी, carbon dioxide act as a greenhouse gas by interacting with a particular type of energy that radiates from Earth's surface into atmosphere. Which type of energy is involved and what happens when this energy interacts with carbon dioxide molecule? जी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और इससे क्या होता है? सर एनर्जी तो थर्मल होगी। थर्मल होगी, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है ना, तो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रॉब्लम ये होता है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये बी हो गया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या कहता है जी?
Oxides of nitrogen such as NO and NO2 are formed in the petrol engines of car. ठीक है, बन गए. They are removed from the exhaust gases by reaction. Okay, catalytic converter से ये एग्जॉस्ट होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैटालिटिक कन्वर्टर इनको हार्मलेस गैसेस लाइक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. विच रो डिस्क्राइब हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड इन द पेट्रोल इंजन. एक बात तो ये है कि बतानी है पेट्रोल इंजन में. एंड व्हाट हैपेंस इन कैटालिटिक कन्वर्टर. जी बच्चा. सर इक्वेशन तो ये 2NO प्लस 2CO इक्वल्स N2 प्लस 2CO2 ठीक है. ये ठीक है, तो फिर ये वाली भी ठीक है. अब ये कहता है जी, सर ये में कहता है रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. यहाँ कहता जी है सर रिएक्शन एक बिटवीन हाउ सर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड. क्योंकि पेट्रोल के कंपाउंड तो नहीं नहीं नहीं, इंक्लूड पेट्रोल के कंपाउंड्स में नहीं होता ये, क्योंकि जब गर्म होता है ना इंजन, जब इंजन वार्म अप अच्छा. हो जाता है, नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट टाइप गैस, इनर्ट गैस नहीं है, नॉन रिएक्टिव गैस है, तो जब इंजन गर्म होता है तो हीट की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है. ठीक है. हाँ, सल्फर कंपाउंड्स जो होते हैं वो पेट्रोल के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ. नाइट्रोजन कंपाउंड उसकी वजह से नहीं बनते. ओके जी. विच कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक आ गई, आपने थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो हम इसको खैर फिर भी एक्सप्लेन करके मैं आपको करवा देता हूं. पूरा पेपर कर लेते हैं. विच डायग्राम शोज द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द नेम्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. कौन सा डिस्प्लेड फॉर्मूला है जी बेटा? यार इतना पता है बी गलत है क्योंकि इथीन में 4 होते हैं. ये बी वाला तो फॉर्मूला ही गलत हो गया. ठीक है, बॉन्ड्स एक्स्ट्रा हो गए. और इसका तो नेम गलत है, देखो नेम गलत है ना यस डी सर. का. जी सर. अच्छा, फिर इसमें देखो ये कौन सा, ये एथेनोइक एसिड का ये फार्मूला, ये देखो C, ये भी गलत हो गया, तो रह एक ही गया. अच्छा ना, ठीक है सर. ठीक है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा एथेनोइक एसिड का मैं आपको बना भी दूं ना तो इसका फार्मूला ये बनता था, ये आपने कुछ पढ़ना भी शुरू किया हुआ है तो ये बनता था O और H के दरमियान. उसने 2 दफा O लिख दिया ना यहाँ पे. ठीक है. कहता ठीक है है जी सर. व्हाट इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन हमने पढ़ा था उस दिन. कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे ये काउंट कर लें, जितनी रोज हैं कितने बनते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. क्लियर होगी बात? जी सर. कोई डाउट? नो सर. पक्की बात है. ओके. प्रोपेन रिएक्ट्स विद क्लोराइन इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है रिप्लेसमेंट, यानी प्रोपेन का हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह क्लोराइन लग जाएगा. विच रिएक्शन कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू अकर. तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना बच्चे, वो हमेशा स्पेसिफिक होता है उसकी ना, हमेशा सब्स्टिट्यूशन जो अल्केन की होती है वो हमेशा यूवी रेज में होती है, चाहे वो मीथेन की क्लोरीनेशन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, इथेन का, प्रोपेन का, वो हमेशा कहाँ होगी? यूवी रेज में. ओके, यूवी लाइट में. ओके सर. ये बस आपने मेमोराइज रखना है. स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शोन. विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट. अच्छा, याद रखिएगा कोई सा भी अल्कीन ले लिया जाए ना, अल्कीन, और उसका स्टीम से रिएक्शन हो तो हमारे पास अल्कोहल बनता है. ये इक्वेशन याद रखनी है. क्या? कभी भी कोई अल्कीन हो उसका स्टीम से रिएक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा. सो यू नो दिस वन इज अल्कोहल. यहां अल्कोहल बन रहा है और उसने बोला क्या है कि स्टीम से. तो इनमें से अल्कीन कौन सा है? दो. देखो ये तो सर अल्कीन ए है और ही डी नहीं, होगा. तो या ए होगा या डी. लेकिन जब ए है, ए को जरा आप गौर से देखें तो ये इथीन है. इथीन का जब स्टीम से रिएक्शन होगा तो एथेनॉल बनेगा. और डी जो है ये प्रोपीन है, तो प्रोपीन प्लस स्टीम होगा तो प्रोपानोल बनेगा. ओके. ठीक है सर. ओके. और ये कंपाउंड जो है ये प्रोपानोल है. तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा? डी होगा. डी होगा. लॉजिक समझ आ गई? यस सर. चलें आगे देखते हैं. विच टर्म डिस्क्राइब नाइलोन.
नाइलोन एक पॉलीमर होता है जो एस्टर के कंपाउंड्स में एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है जी, हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे चल के। सो ये नाइलोन में नाइट्रोजन होता है, ये पॉलीअमाइड लिंकेज होता है, पॉलीअमाइड लिंकेज। पॉलीएस्टर जो होता है एक ये पढ़ेंगे, एक पॉलीअमाइड लिंकेज पढ़ेंगे। एडिशन पॉलीमर भी होते हैं, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे नेचुरल हैं। एडिशन में क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, पॉलीथीन शापर वगैरह, ठीक है। नेचुरल इसमें कौन से आ जाएंगे, नेचुरल पॉलीमर में कौन से होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। ठीक है सर। पॉलीएस्टर की रजाइयां भी तुमने सुनी होंगी, तकिए भी होते हैं, ये पॉलीएस्टर, इसमें कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप होता है। और पॉलीअमाइड की एग्जांपल है नाइलोन। ओके, इथीन कैन बी पॉलीमराइज्ड, इथीन को से एक लंबी चेन बनाई जाती है, पॉलीमराइज। विच डायग्राम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उसमें ये बनेगी सी। कैसे बनेगी सी, अब इथीन की पॉलीमराइजेशन सीख लें साथ ही। अगर हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल हो और आप कहते हो कि लाखों इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाएं, लाखों, तो क्या हो जाएगा, इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा एक्चुअली। एन से मुराद है एनी नंबर, तो होगा क्या, इस तरह से जो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल हैं वो अपना डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, और जब डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये आपस में कनेक्ट होते जाएंगे और इस तरह लंबी चेन बना देंगे। अगर ये बेसिकली इसी चीज की रिपीट बनती जाएगी। पॉलीइथीन क्या होगा, ये उसका रिपीटिंग यूनिट होगा, यानी यही चीज बार बार बनती जाएगी। जिस तरह एक छोटी सी ब्रिक होती है ना, ब्रिक को जब इकट्ठा करते जाओ तो बड़ी सी दीवार बनती है, और दीवार को तोड़ोगे तो दीवार का रिपीटिंग यूनिट क्या है, वही ब्रिक है। पॉइंट समझ आ रहा है। तो इसको जब मैंने बेटा लिखना होगा ना मोइस, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको यूं लिखूंगा कि यही चीज है, और ये बार बार एन टाइप रिपीट हो रही है। एन मीन अगर आपने यहां 1000 थे ना, तो यहां 1000 टाइम यही चीज बार बार आ रही है पॉलीइथीन में। ये एमसीक्यूज नंबर 38 है, समझ आई बात की। जी सर, समझ आ। ओके, 39 एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। 25 सीएम क्यूब एक्वस अल्कली कोनिकल फ्लास्क में, इंडिकेटर भी फ्लास्क में डाल दिया। डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू एक्वस अल्कली, जब तक उसने कलर नहीं चेंज किया, वॉल्यूम ऑफ एसिड इज देन रिकॉर्डेड। अच्छा, विच यूज ऑफ ऑपरेटर्स इज करेक्ट, the सर ये 25 cm cube of aqueous alkali is measured using volumetric pipette। 25 नहीं, कोनिकल फ्लास्क में 25 cm क्यूब नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ एसिड इज मेजर यूजिंग नहीं, एसिड किससे मेजर होगा, जब एक चीज को नीचे यूज हो रही है तो ब्रेड। वो तो ब्यूरेट में होगा ना, राइट, जी टाइट्रेशन सर। में, ठीक है। टाइट्रेशन में जो अगर नीचे कोनिकल फ्लास्क में अल्कली है तो एसिड किस चीज में होना चाहिए, ब्यूरेट। प्योरेट में। उसने लिखा है वॉल्यूमेट्रिक पेपर सिलेंडर, वो गलत है, तो एमसीक्यूज ए इसके लिए करेक्ट है। तो थोड़ी अमाउंट है, 25 सीएम क्यूब होगी। ओके, सब्सटेंस क्यू इज इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, द क्रोमेटोग्राम इज शोन, द डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। ओके, अब वो कहता है व्हाट इज द आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, सर ये नहीं पता। नहीं पता, कोई इशू नहीं है। आरएफ वैल्यू ऐसे निकालते हैं, जो हमारा स्पॉट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है ना, अच्छा, टोटल सॉल्वेंट ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, बेस लाइन से कहां तक, सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्व, और हमारे सैंपल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां तक स्पॉट आया है, बेस लाइन टू स्पॉट, ये हमारे सलूट का डिस्टेंस है। और ये वाला जिसको मैं आगे येलो कर देता हूं, ये किसका डिस्टेंस है, सॉल्वेंट का। आई रिपीट, आरएफ वैल्यू में दो चीजों को डिवाइड किया जाता है। आरएफ वैल्यू, सपोज आरएफ वैल्यू ऑफ क्यू स्पॉट क्या होगा, ये जो मैंने पिंक लाइन लगाई है, पिंक लाइन वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कौन सा डिस्टेंस, येलो लाइन वाला, तो ठीक है सर। ठीक है। तो अब डिस्टेंस आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से। ये कितना है जी, 83 mm, और सॉल्वेंट फ्रंट वाला कितना है,
सर 114 सर, 0.72 आ जाएगा। नहीं 114, हाँ 114 नहीं, यहां से लेना है। 13 से माइनस इसमें जी। से 13 माइनस कर दो 114 में से, 101। अब आंसर निकालें और मैच करें। सर 83 से माइनस नहीं करेंगे 13? हाँ करेंगे, 60 हो जाएगा। सर ये 0.69 आ 0.69। ये आपको इसकी ट्रिक समझ आ गई? रहा। यस सर। कहां से कहां तक लिखना है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। 83 नहीं लिखना था, ठीक है, और 114 नहीं लिखना, तो उसने आपको जो है ना, और यहां से भी नहीं लेना डिस्टेंस, बॉर्डर से नहीं लेते कभी भी। डिस्टेंस कहां से लेते हैं? बेस लाइन। बेस लाइन कहां कहां से होती है? जहां से सैंपल शुरू हुआ और जहां तक ट्रेवल किया, और सॉल्वेंट कहां तक ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ओके। ओके सर। कोई क्वेश्चन अभी और है तो बताएं, कोई कंफ्यूजन इस पेपर में? नो सर।